हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि अभी बिहार एसएससी के लिए टेस्ट सीरीज चल रहा है। जो टेस्ट आपका है ज्ञान बिंदु का पेड कोर्स वाला, जो ऑनलाइन रोशन आनंद सर के द्वारा दिया जाता है। टोटल इसमें दोस्तों आपका 10 प्रैक्टिस सेट है। टोटल कितना प्रैक्टिस सेट है? 10 दिया हुआ है, जिसमें कि हम 5 तक अपलोड कर चुके हैं और आज हम 6 को देखेंगे। आज हम 6 प्रैक्टिस सेट को करेंगे। और बहुत सारा कमेंट आ रहा था, मैं आपको बार बार वीडियो में बताती हूँ कि पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वीडियो के साथ ही अपलोड कर देती हूँ। आप लोग वहाँ से इसे पीडीएफ से बना सकते हैं। और साथ में आंसर आप लोग पीडीएफ पे डिपेंड ना रहें, आंसर आप लोग कोशिश करें कि वीडियो के माध्यम से ही मिला ले, क्योंकि आंसर उसमें मिसप्रिंट होता है, इसीलिए हमें वीडियो बनाने में भी टाइम लगता है। ठीक है। और एक और कमेंट आ रहा था कि मैम वीडियो कम टाइम का बनाइए, यानी कि हाफ़ एन आवर का बनाइए। तो मैं आप बताना चाहूँगी कि हाफ़ एन आवर का वीडियो बनाना दैट मीन्स कि डायरेक्ट आपको हम आंसर बता दें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आंसर बता दूँगी। बट इतना जान लीजिए कि जो भी कन्फ्यूजन होता है इसमें, उसके कन्फ्यूजन क्लियर होने के लिए हमें कुछ डिस्कशन आप लोगों को देना होता है। ठीक है। तो आप लोग परेशान ना हो। अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो रहा है तो आप लोग स्पीड करके इसे देख लीजिए, ताकि बाद में आप लोग कमेंट ये ना करें कि मैम आंसर इसका ई नहीं होगा, ये होगा, ये होगा। आप लोग ये भी कमेंट करने लगते हैं। ठीक, क्यों? वो कमेंट में जो आप लोग आंसर बताते हैं, वो कुछ आंसर आप लोग कन्फ्यूजन के कारण बता देते हैं। ठीक है। तो इसलिए मैं इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे सोचती हूँ कि डिस्कशन दे दूँ। तो चलिए, और आज आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को डिस्कशन चाहिए या डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता दूँ। ठीक है। तो जैसा आप लोग बोलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट से हम वही करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर की ओर, और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न है आपका कि पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीच का केंद्रीय भाग जो मजबूत, घना तथा गहरे कत्थई रंग का होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, ये जो पेड़ होता है, मान लीजिए ये पेड़ होता है, इस पेड़ में बीच में जो यहाँ पे कत्थई कलर का जो होता है वो पूछा जा रहा है क्या होता है, जिसको हम लोग साड़िल बोलते हैं। पता होगा, गांव की भाषा में साड़िल बोलते हैं। साड़िल काफ़ी मजबूत होता है, जिसकी लकड़ियाँ से हम लोग क्या करते हैं, साड़िल की लकड़ियों से ही बेड वगैरह बनाया जाता है। बेड हो, कुर्सी हो, बेंच वगैरह बनाया जाता है कि मजबूती उसमें काफ़ी होती है, इसी के लिए। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हृदय काष्ठ कहते हैं। हृदय काष्ठ भी कहते हैं, ड्यूरामेन भी कहते हैं और साड़िल भी कहते हैं। ये सभी ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसके अलावा एक और शब्द का यूज किया जाता है, साल शब्द का यूज किया जाता है। तो इनमें से कोई नहीं, ये गलत दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे इनमें से सभी होगा, ये मिसप्रिंट हो चुका है, इनमें से सभी होगा आंसर इसका। ठीक है। तो डी होगा इसका आंसर, आप लोग इसे मिला लीजिएगा। और एक चीज़ बता दें कि देखिए, ये तीनों जो है ना, हृदय काष्ठ, ड्यूरामेन, साड़िल, ये तीनों जो है आपका मृत कोशिका का बना हुआ है। किसका? मृत कोशिका का बना होता है। और मृत कोशिका का बना जो होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, वो चाहे मानव में हो या फिर पेड़ पौधे में हो। मानव में ही जैसे हम आपको बताना चाहेंगे, नाखून क्या है? नाखून मृत कोशिका से बना है। अगर नाखून को आप दांत से भी काट लीजिए तो फिर दर्द नहीं करता है ना। और ब्लेड से भी काटते हैं तो नहीं दर्द करता है। नील कटर का यूज़ करते हैं फिर भी दर्द नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो मृत कोशिका वहाँ पे होता है, इसके लिए। ठीक है। तो पेड़ पौधे में भी यही होते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आंसर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर। ताप युग्म तापमापी यहाँ पे होगा, मानी लिखा गया है, तापमापी। ताप युग्म तापमापी यानी कि थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित होगा सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। किस पे? सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। देखिए, थर्मोमीटर की अगर हम बात करें तो थर्मोमीटर का काम क्या होता है? ताप को मापता है। और एक होता है आपका कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या करता है? उष्मा को मापता है। ठीक है। कैलोरीमीटर क्या करता है? उष्मा को मापता है। तो ऑप्शन आपका ये सीबेक प्रभाव पे कार्य करता है। ताप युग्म तापमापी जो होता है वो सीबेक के प्रभाव पर काम करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। ऑब्वियसली सही आंसर है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसको हम लोग बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। जो खड़ा मतलब बिना पानी में डाले हुए जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और जैसे ही उसको पानी में डाला जाता है तो वो बन जाता है ऑक्साइड। ठीक है। तभी उसे गलाया जाता है ना। फॉर्मूला आप ऐसे लिखते हैं, CaCO3 लिखते हैं ना फॉर्मूला इसका, कैल्शियम। और इसे खड़िया या चूना भी कहा जाता है। देखते हैं कि घर में भी चूना वगैरह होता है तो चूना को पहले पानी में डाला जाता है ताकि वो गल जाए।
या फिर पान खाने में जो चूना का यूज, उसको भी पहले पानी में डाला जाता है। तंबाकू खाने में भी चूना का यूज होता है, उसको भी पानी में डाला जाता है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ना, और दूसरा क्या कह रहा है इसे भी पहले एक बार देख लीजिए, और सही कथन को चुनना है, ये देख लीजिएगा, ठीक है, सही कथन इसमें से चुनना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, ये भी करेक्ट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो क्या ये कथन आपका सही है? हाँ, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। ये जो अल्पकालिक नहीं होगा, दीर्घकालिक होगा। क्या होगा? दीर्घकालिक होगा। तो ये आपका पहले ही गलत है। और असत्य कथन चुनना भी है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। उसके बाद अगला है स्टेटमेंट कि रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उन्हें दीर्घकालीन उधार पर लेता है। ये भी दीर्घकालिक नहीं होगा। यहाँ पे जो हो जाएगा वो होगा आपका अल्पकालीन। क्या होगा? अल्पकालीन। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। आरबीआई, देखिए आरबीआई जो होता है ये ग्राहक को, आरबीआई किसको ऋण देगा? व्यापारिक बैंक को ऋण देता है, या फिर वो सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, कोई भी गवर्नमेंट हो तो उसे देता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन जो है वो असत्य है। असत्य मतलब गलत है। अगला प्रश्न है कि प्रकाशानुवर्ती संचलन किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है? देखिए प्रश्न को समझिएगा, प्रकाशानुवर्ती संचलन किस हार्मोन के नियंत्रित होता है? तो इस प्रश्न का आंसर ऑक्सीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीन हो जाएगा। चलिए इसे समझते हैं, ये क्या है। ये एक वृद्धि हार्मोन है। क्या है? एक वृद्धि हार्मोन है जो वृक्ष में या फिर जन में, सब में क्या करता है? वृद्धि करने का काम करता है ना। और प्रकाश के तरफ या विपरीत होने वाले वृद्धि को प्रकाश क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्ती कहते हैं। जैसे कि जड़ क्या है? नीचे की ओर वृद्धि करता है, और तना की बात करें तो ऊपर की ओर वृद्धि करता है। तो वही कहा गया है कि प्रकाश के तरफ या विपरीत होने वाले वृद्धि को प्रकाशानुवर्ती कहते हैं, है ना। तना की बात करें तो तना जो है वो, तना में धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है और जड़ में ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, क्योंकि वो नीचे चला जाता है, वो प्रकाश की ओर नहीं जाता, वो नीचे जाता है मिट्टी की तरफ। और वही तना है ऊपर की ओर जाता है, इसलिए धनात्मक होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जिब्रेलिन की बात करें, ये जिब्रेलिन का कार्य क्या होता है? तो जिब्रेलिन जो है ये बीज को अंकुरन करने में मदद करता है। क्या करता है? बीज को अंकुराने में मदद करता है। साइटोकाइनिन का काम है। साइटोकाइनिन क्या करता है? ये सेल डिवीजन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। सेल डिवीजन को कौन नियंत्रित करता है? साइटोकाइनिन। और एथिलीन जो है ये फल को पकाने में हम लोग यूज करते हैं, कच्चे फल को पकाने में इसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो गया। छठा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीवों में वंशानुगत गुणों का निर्धारक जीन है। बिल्कुल सही है। जीन ही ट्रांसफर होता है, जो माता पिता वाला गुण बच्चे में आता है। सही है। जीन के माध्यम से विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होती है। ये भी करेक्ट है। जीन का डुप्लीकेशन ऑफ जीन यानी कि द्विगुणन की विभिन्नता का कारण बनता है। इनमें से सभी क्या करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स? तो आपका इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी करेक्ट है। ठीक है। सातवां देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जनित्र। ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जनित्र क्या, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं इसको? डायनमो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनित्र मतलब डायनमो होता है ना। और ये जो है विद्युत चुंबकीय का खोज किसने किया था? तो फैराडे ने किया था। विद्युत चुंबकीय का खोज किसने किया था? फैराडे ने किया था। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 25 किलोमीटर पर सेकेंड निम्नलिखित को व्यक्त कर सकता है। क्या व्यक्त करेगा? रेखीय संवेग व्यक्त करेगा। तो ऑप्शन इसका डी जो है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग जूल सेकेंड में भी निरूपित करते हैं, बताते हैं जूल सेकेंड में भी। अगला प्रश्न है कि किसकी उपस्थिति के कारण फोटोक्रोमिक कांच धूप में स्वतः काला हो जाता है? फोटोक्रोमिक कांच में जो धूप में स्वतः काला हो जाता है, ये क्यों, किसकी उपस्थिति के कारण? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर ब्रोमाइड या फिर सिल्वर क्लोराइड भी यूज होता है। सिल्वर क्लोराइड भी यूज होता है। अगर बीपीएससी में अगर दोनों ऑप्शन रहे तो आप लोग ई आंसर मारिएगा। ठीक है। अगर ऐसे आपसे
अगर क्लोराइड भी दे दे तो कंफ्यूज नहीं करना है, क्लोराइड आंसर मारना है, ठीक है। तो क्लोराइड का भी यूज होता है, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है। बोरेक्स की अगर हम बात करें, बोरेक्स की बात करें दोस्तों, तो ये पायरेक्स कांच में यूज किया जाता है, किसमें, पायरेक्स कांच में। और लेड ऑक्साइड की बात करें तो सीसा क्रिस्टल कांच में इसका उपयोग होता है। लेड ऑक्साइड किसमें, सीसा क्रिस्टल कांच में इसका उपयोग होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। उष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है, क्या कहलाती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्मीय मान कहते हैं। सबसे ज़्यादा उष्मीय मान किसका होता है फ्रेंड्स, तो सबसे ज़्यादा उष्मीय मान जो होता है वो किसका होता है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो बताइए, इसका आंसर हम बताते हैं आपको। चलिए हम बता देते हैं। सबसे ज़्यादा उष्मीय मान हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। कितना होता है, 150 केजी ग्राम होता है, 150 केजे होता है पर ग्राम, जूल पर ग्राम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इससे ज़्यादा किसी का होता ही नहीं है। अगला प्रश्न आ गया 11 नंबर। पर वैकेंस्यूरेंस से क्या समझते हैं, पर वैकेंस्यूरेंस से क्या समझते हैं, बैंक इंश्योरेंस, इस दो शब्द से मिला है, बैंक इंश्योरेंस से क्या समझते हैं। तो पर बैंक इंश्योरेंस से क्या समझते हैं, ये प्रश्न है आपसे। इसका मतलब हुआ कि बैंक द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवा जिसमें बीमा उत्पाद शामिल हो। इसके कहने का मतलब है कि जब बैंक जो है वो उत्पादन के साथ साथ बीमा भी प्रदान करता है, उसको हम लोग कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 12 नंबर प्रश्न है कि यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतों या मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा। सबसे पहले हम मौद्रिक आय को समझते हैं। मौद्रिक आय क्या होता है, मौद्रिक आय, मान लीजिए कि अगर हम कहीं पे जॉब करते हैं, हमारी सैलरी है 4,000 रुपये। कितना है सैलरी, 4,000 रुपये। दैट मीन्स ये 4,000 जो हो गया हमारा क्या हो गया, मौद्रिक आय हो गया, ठीक है। और वास्तविक आय क्या होता है, तो जैसे हमने ये 4,000 रुपया यहाँ से कमाया और इसी 4,000 का समझिए कि 4,000 रुपया ये टोटल घर के राशन में आपका, मान लीजिए कि चावल खरीदना है तो 4,000 का ये चावल आ गया, तो ये क्या हो गया, ये आपका वास्तविक आय हो गया, ठीक है, ये आपका वास्तविक आय हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन इसका कह रहा है कि यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें या मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय क्या होगी, अपरिवर्तित रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर डष्ण नहीं होगा, उष्ण होगा। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता क्यों अधिक पाई जाती है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक इसलिए पाई जाती है कि उन क्षेत्रों में जाति उद्वहन अधिक हुआ है, उद्वहन सही है। इस क्षेत्र में सौर ऊर्जा अधिक उपलब्ध है, ये भी सही है। इस क्षेत्र में कम मौसमी परिवर्तन होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, सामान्यतः सजीवों के शरीर में उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रियाएं संपादित होती है। तो साथ साथ होगा, क्या होगा, साथ साथ इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे, देखिए उत्सर्जन क्या होता है, हमारे शरीर में जो भी हानिकारक, हमारे शरीर में शरीर के अंदर जो भी आंतरिक कार्य होता है उस आंतरिक कार्य के कारण या फिर उसके अंदर क्या होता है कि हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं, और जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं जब वो बाहर निकलता है तो उसे हम लोग उत्सर्जन कहते हैं, और यह सामान्यतः जंतु में होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, साथ साथ होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का सबसे प्रमाणित परीक्षण है। प्रोटीन का सबसे प्रमाणित परीक्षण क्या होगा, तो जेंथोप्रोटिक परीक्षक होगा प्रोटीन का सबसे प्रमाणित परीक्षण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ये सब याद रखने वाला है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि, तो सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय परिवर्तित होता है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 17 नंबर प्रश्न है, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए। 1/10 सेकेंड के बराबर। देखिए ऑप्शन सभी सेम है इसलिए आंसर इसका सभी हो जाएगा, ठीक है, इसको हटा दीजिए, इनमें से सभी इसका आंसर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, बेस्ट्रान का IUPAC नाम क्या है। तो बेस्ट्रान का काम क्या होता है, तो बेस्ट्रान का जो इस्तेमाल होता है वो विलायक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, विलायक के रूप में इसका यूज होता है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें इससे पहले हम समझ लेते हैं कि इसका IPS नेम क्या होता है। तो इसका IPS नेम हो जाएगा
1122 टेट्राक्लोरोएथिलीन। और इसका स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके से, इसका स्ट्रक्चर बनेगा, क्लोरीन आ जाएगा, फिर इसमें हाइड्रोजन होगा इस साइड, फिर यहाँ पे क्लोरीन लगेगा, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, फिर Cl, फिर यहाँ पे Cl। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, वेस्ट्रान का। अगला प्रश्न है 19 नंबर। चीनी पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर वह झुलस जाती है, इस प्रक्रिया में चीनी का क्या होता है? तो इस प्रक्रिया में चीनी का जो हो जाएगा वो निर्जलीकरण हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है। जो मुद्रा प्रधान मुद्रा की सहायक होती है, सीमित विद्रिगाहक होती है, जिसका टंकन सीमित होता है और जिसका धात्विक मूल्य घोषित मूल्य से कम होता है, तो उसमें क्या होता है? तो उसमें जो होगा उसे प्रदिष्ट मुद्रा कहते हैं। देखिए ऐसी मुद्रा कौन होगी? नोट तो नहीं होगा, सिक्का होगा, ठीक है। किसका सिक्का? मान लीजिए कि 1000 रुपये का सिक्का आप लोग ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई 1 लाख रुपए का सिक्का देना चाहे तो लेना चाहेंगे? नहीं। तो एक सीमित के बाद उसे कोई लेना चाहता नहीं, एक सीमित समय तक ही उसे ले सकता है कोई भी व्यक्ति, मतलब जो उसका लिमिटेशन होता है उतना ही ले सकता है, उससे ज़्यादा कोई सिक्का का यूज़ नहीं कर सकता है या फिर सिक्का ले नहीं सकता है। तो अभी सिक्का की ही बात किया जा रहा है, और इसका जो टंकन भी किया जाता है वो सीमित मात्रा में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उसे प्रदिष्ट मुद्रा कहते हैं। कैसा मुद्रा कहेंगे? उसे प्रदिष्ट मुद्रा कहेंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सीरम कहलाता है। सीरम क्या कहलाता है? अब इसे समझिए। सीरम जो होता है रक्त प्लाज्मा में सीरम क्या होता है पहले से समझिए। इसका आंसर देख लेते हैं। प्लाज्मा जिसमें फाइब्रोनोजिन उपस्थित हो, प्लाज्मा जिसमें प्रोथ्रोम्बिन उपस्थित हो, प्लाज्मा जिसमें फाइब्रिनोजेन उपस्थित हो, और प्लाज्मा जिसमें प्रोथ्रोम्बिन अनुपस्थित हो। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। सीरम की अगर हम बात करें तो सीरम क्या करता है? रक्त या फिर रक्त प्लाज्मा से रक्त जमने वाली सभी कारक को हटा देता है, उसको क्या कहते हैं? सीरम बनता है। रक्त प्लाज्मा से रक्त जमने वाले जितने भी कारक होते हैं अगर सभी को हटा दिया जाए तो सीरम बनता है, ठीक है। और रक्त जमने वाला कारक में अगर हम बात करें तो इसमें विटामिन आता है, एंजाइम आता है, आयन आता है, कोशिका है, प्रोटीन है। अगर हम सबकी अलग अलग बात करें, जैसे विटामिन में आप विटामिन के को ले लीजिए, ठीक है। आयन की बात करें तो आयन में आप कैल्शियम को ले लीजिए। किसको? कैल्शियम आयन को ले लीजिए। कैल्शियम एक आयन हो जाएगा। उसके बाद एंजाइम में आप प्रोथ्रोम्बिन या फिर थ्रोम्बिन को ले लीजिए। एंजाइम में आपका आ जाएगा प्रोथ्रोम्बिन, या उसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं या फिर थ्रोम्बिन बोलते हैं, ठीक है। इसको ले लीजिए। ये किस में आ जाता है? एंजाइम में आ जाता है। अगर हम कोशिका की बात करें तो कोशिका में कौन सा होता है? इसमें प्लेटलेट्स होते हैं, और प्रोटीन में फाइब्रोनेजेन होता है। तो ये सभी कारक को अगर हटा दिया जाता है तो उसे क्या होता है? सीरम कहलाता है। तो ऑप्शन डी क्या कर रहा है कि प्लाज्मा जिसमें प्रोथ्रोम्बिन अनुपस्थित हो, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी क्या थी? देखिए डार्विन जो था ना, वो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत तो दिया था, तो उसमें उसने विभिन्नता का कारण नहीं बताया था, ठीक है। विभिन्नता के बारे में तो बताया था लेकिन कारण उसका नहीं बताया था कि ऐसा क्यों होता है, कि जीन के कारण। ये कारण कल हम आपको जो एक्सप्लेन कर रहे थे कि मेंडल ने बताया था, तो ये बाद में इसको मेंडल ने बताया था, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, तो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा शाकभक्षी। कौन हो जाएगा? शाकभक्षी। जब लोलक का झूलता गोलक अपनी संतुलन स्थिति को पार करता है तब उसकी ऊर्जा होती है। देखिए ये संतुलन अवस्था, एक लोलक का गोलक है, इस तरीके से होता है, ठीक है। ये क्या होता है? बीच वाला जो होता है मध्यम वाला, वो क्या होता है? संतुलन होता है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जब लोलक का झूलता गोलक अपनी संतुलन स्थिति को पार करता है तो उसकी ऊर्जा होती है क्या? अंशतः स्थितिज और अंशतः गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। जब इसमें डिटर्जेंट डालिएगा तो घट जाएगा, वही अगर इसमें नमक डालिएगा तो उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयतन होता है? तो भस्मों के जलीय घोल में OH- होता है। क्या होता है? OH।
अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के अनुपात में क्या होता है? कमी होता है, वृद्धि होता है, ना कमी होता है और ना वृद्धि होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि हो जाता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूहीकरण का अनुपात क्या होता है? वृद्धि हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि 100 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को खींचने के लिए 400 किलोग्राम वाट बल की आवश्यकता होती है, तो वस्तु की सतह के बीच घर्षण गुणांक कितना होगा? देखिए, इसका घर्षण बल बराबर म्यू आर होता है, सभी लोग जानते हैं, जिसमें म्यू क्या होता है? घर्षण गुणांक होता है, और आर बराबर mg होता है, यानी कि म्यू बराबर हम लोग F/mg लिख सकते हैं। फॉर्मूला पे आप बनाइएगा तो आपका आंसर निकल के जो आएगा वो निकल के आएगा ऑप्शन सी, 0.04। अगला प्रश्न है, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्योंकि? तो अधिक लवण वाले विलयन में अगर कोशिका को रखा जाता है तो वो सिकुड़ जाता है, वो इसलिए कि जल बाह्य प्रसारण द्वारा बाहर निकलता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। एल्जर्न्स की बात करें, देखिए एलर्जी सबसे बना है एल्जर्न्स, तो ये इस प्रश्न का आंसर दिया। एल्जर्न्स क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कि असंक्रामक होते हैं और IgE के स्रावन को बढ़ाते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए 31 नंबर प्रश्न, संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम संबंधित है। तो संविधान का जो 44वां संविधान संशोधन है वो 1978 में मोरारजी देसाई के सरकार के द्वारा हुआ था। मोरारजी देसाई के सरकार थे उस समय हुआ था 44वां संविधान संशोधन। संसद द्वारा संशोधन होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो इसमें प्रश्न का आंसर क्या हो गया कि संपत्ति के मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बनाने से, सही है। अपराध संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन करने से, ये भी सही है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय अपराध को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाने से, तो इनमें से सभी जो है वो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? अब देखिए, संवैधानिक निकाय नहीं है ये पूछा गया है। तो संवैधानिक निकाय होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए। संवैधानिक निकाय जो होता है जिसमें क्या करता है, संसदीय अधिनियम के द्वारा जिसका गठन हुआ है उसे संवैधानिक निकाय कहते हैं, ठीक है। तो ये तो समझ गए। इसमें से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो स्थापना हुआ था 1993 में हुआ था, और यह एक संवैधानिक निकाय है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थापना 1961 में हुआ था, और यह भी एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना 1992 में हुआ था, और ये भी एक संवैधानिक निकाय है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये जो है ना आपका, वो संवैधानिक निकाय नहीं है, ये संवैधानिक निकाय है। कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है, और आर्टिकल 338 के तहत जो है इसका स्थापना हुआ था, मतलब इसे लाया गया था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कि नहीं है। तो ये तीनों आपका संवैधानिक निकाय है, डी को छोड़ के। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों की भाषा का उल्लेख किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 348। आर्टिकल 348 में जो है भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा का उल्लेख किया गया है। लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत शामिल है? सभी को पता है कि भारत को कुल कितने क्षेत्रीय परिषद में बांटा गया है? पाँच या 6 है, 6 है शायद, ठीक है। जिसमें कि आपका एक पूर्वी है, दूसरा पश्चिमी है, तीसरा उत्तरी, दक्षिणी, मध्य और पूर्वोत्तर क्षेत्र है, ठीक है। इसमें जो है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, वैसे अगर देखा जाए तो ये दक्षिणी क्षेत्र में, क्योंकि इधर आपका अंडमान हो जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाता है इस सेट में, यानी कि दक्षिणी क्षेत्र में आना चाहिए। लेकिन उसके कुछ जो सांस्कृतिक विविधता है इसके कारण इसको कोई भी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखों न्यायालय घोषित करते हुए अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 जो है यह संविधान का अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करते हुए अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति को प्रदान करता है। एक इसमें जो अनुच्छेद 220 है ये समझिए, इसमें क्या है कि हाई कोर्ट के जो कोई अस्थायी न्यायाधीश होगा वो रिटायर अगर हो जाता है तो वो किसी भी क्षेत्र में किसी भी जगह में
दूसरे किसी न्यायालय में वो वकालत कर सकता है सिवाय हाई कोर्ट को छोड़ के। किसी हाई कोर्ट में फिर दोबारा वो वकालत नहीं कर सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसमें से आपको सत्य कथन को छांटना है। बेरुवाड़ी संघ मामले 1960 में उच्चतम न्यायालय में संविधान की व्याख्या करते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये भी सही है। केशवानंद भारती मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्याख्या दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रश्न में जो आंसर सही हो जाएगा वो दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है। तो दबाव समूह का जो प्रधान उद्देश्य होता है वो क्या करता है? तो दबाव समूह जो होता है वो अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 38 नंबर है, वित्त आयोग के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। वित्त आयोग, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है, सही है। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए होता है, ये कथन आपका सत्य है, तो ये भी सत्य है आपका। उसके बाद दिया है कि वित्त आयोग का प्रमुख कार्य केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना है, ये भी सही है। वित्त आयोग के अध्यक्ष में अतिरिक्त 9 सदस्य होते हैं, ये गलत है, 4 सदस्य होते हैं इसमें, तो ये आपका गलत है, यानी कि 1, 2, 3 सही है आपका सिर्फ और सिर्फ। 39 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो मिनी संविधान माना जाता है कौन सा संशोधन? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। 40 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई थी? देखिए इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बी, केरल में। कहाँ पे? केरल में। 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार बना था जिनका नाम था EMS नमूद्रीबाद। क्या नाम था इसका? नमूद्री, इस तरीके से इसका कुछ नाम था, नमूद्रीबाद, हाँ नमूद्रीबाद नाम था। EMS नमूद्रीबाद इनका नाम था, जो गैर कांग्रेसी सरकार बने थे पहली बार और केरल में बना था। कम्युनिस्ट पार्टी के थे 1957 में। कब? 1957 में। अगर केंद्र में पूछा जाए तो केंद्र के भीतर याद रखिएगा जो गैर कांग्रेसी सरकार बना था वो 1977 में बना था, जनता पार्टी का सरकार, ठीक है, जो गैर कांग्रेसी थे। अगला प्रश्न आ गया कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उसके निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। उसके बाद दिया है कि राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे, केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे। तो इनमें से सही इसका सभी जो है सही हो जाएगा। राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम के लिए निर्धारित संख्या क्या है? देखिए राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा में सीटों की संख्या जो है वो 245 है, ठीक है। और गणपूर्ति या कोरम की अगर हम बात करें तो इसमें 1/10 सदस्य होता है, कुल 1/10 सदस्य इसके चाहिए होता है, ठीक है। तो 245 का 1/10 कितना हो जाएगा? 245 का 1/10 अगर कीजिएगा तो निकल के आएगा आपका 25। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? मंत्री पद होना चाहिए यहाँ पर। तो वो केवल 6 महीने तक ही रह सकता है। 6 महीने के अंदर उसको क्या करना पड़ता है? उसको मतलब संसद का सदस्य, मतलब कोई भी सदन का सदस्य बनना पड़ता है। अगला है कि मंत्रिपरिषद की वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम बताइए। देखते हैं, देखिए एक होता है कैबिनेट, जिसमें कि सबसे ज़्यादा ये विभाग का अध्यक्ष होता है और सबसे ज़्यादा पावर कैबिनेट के पास ही होता है, ठीक है। उसके बाद आता है राज्य मंत्री और फिर आता है उपमंत्री। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन जो आपका हो जाएगा ये बी, ए हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। वरीयता क्रम में बोला रहा है उपमंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री। किसने कहा है जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं? लॉक ने कहा था कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, ये इनका स्टेटमेंट था। ऑप्शन ए, बी इसका करेक्ट आंसर है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? देखिए प्रार्थना समाज की जो स्थापना की जो प्रेरणा है, प्रेरणा केशव चंद्र सेन से हो जाएगा, प्रेरणा केशव चंद्र सेन से हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाता
कि इस संगठन को लोकप्रिय कौन बनाया था, तो एमजी रनाडे इसे लोकप्रिय बनाए थे। ठीक है, और 1867 में पांडुरंग के द्वारा, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसका स्थापना किया गया था मुंबई में। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग व्यक्तियों का नाम है और अलग अलग प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा। वारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? वारदोली सत्याग्रह 1928 में, जिसका नेतृत्व किया गया था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, और उसी के समय उनको सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। ये सभी पता होगा आप लोगों को। अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास कब किया गया? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास हुआ था, और बाद में इसको जो मतलब 10 साल पर जो कंटिन्यू किया गया वो किसके द्वारा किया गया? तो ये लॉर्ड रिपन के काल में, जो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था, है ना। तो ये भी याद रखिएगा। और कब हुआ था? तो ये जो 1881 से रेगुलर हो गया था। 49 देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें। भारत का पहला समाचार पत्र जेम्स अंगस्टन हिक्की ने 1780 में प्रकाशित किया। सही है। उसके बाद है जेम्स अंगस्टन हिक्की द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम द बंगाल गजट या कोलकाता जनरल एडवर्टाइजर था। ये भी सही है। और इस समाचार पत्र द्वारा वर्तमान ब्रिटिश सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैया अपनाने के कारण 1872 में इसका मुद्रणालय जब्त कर लिया गया। तो कथन आपका तीनों जो है वो सत्य है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। 50 नंबर प्रश्न, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू की गई भू राजस्व पद्धति थी। ये हम पिछले सेट में इसको हम डिटेल से बताए थे। चलिए इसका सिर्फ हम आंसर बता देते हैं। इजारेदारी प्रणाली थी। कौन सी इजारेदारी प्रणाली इसकी करेक्ट आंसर है, जिसको कि ठेकेदारी प्रथा भी कहा जाता है। ये वारेन हेस्टिंग के द्वारा लागू किया गया था। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो शिवाजी ने जो अपना राज्याभिषेक करवाया था वो करवाया था जून 1674 में। कहाँ पे? रायगढ़ में। गंगा भट्ट एक विद्वान पंडित थे, उनके द्वारा इनको राज्याभिषेक करवाए थे। एदमा उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो एदमद उद्दौला का मकबरा नूरजहां के द्वारा बनवाया गया है, और इसी में पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग किया गया। पिट्रा ड्यूरा यानी कि पत्थर की जड़ी से जो काम किया जाता है उसको पिट्रा ड्यूरा बोलते हैं, और ये पिछले बार बीपीएससी के एग्जाम में पूछा भी गया है प्रश्न। अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन-ए इलाही को किस इतिहासकार ने एक धर्म कहा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? अबुल फजल। अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन-ए इलाही को अबुल फजल ने एक धर्म कहा। अगला प्रश्न आते हैं 54 की ओर। दारा शिकोह ने उपनिषद का फारसी अनुवाद किस नाम से किया? तो दारा शिकोह ने उपनिषद का जो फारसी अनुवाद करवाया था वो सिरे अकबर के नाम से करवाया था। सिरे अकबर के नाम से। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन बना? तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक बना। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई? तो इस प्रश्न का आंसर है कालिंजर अभियान के समय। कालिंजर अभियान के समय जो है अचानक उसमें विस्फोट हुआ था और उसकी मृत्यु हो गई थी 1545 में। इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1540 से 1545 तक इसका कार्यकाल रहा था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। क्या? गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयुक्त किया गया? तो अशोक के शिलालेख में जो भाषा का प्रयोग किया गया था वो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। प्राकृत, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। राष्ट्रवाद उदय का सबसे प्रमुख कारण अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष की भावना था। गांधी जी को केसर हिंद के पदक से किस लिए विभूषित किया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा के लिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और याद होगा कि केसर हिंद की उपाधि इसने असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दिए थे। इनमें से कौन विशेषता लेटेराइट मिट्टी की नहीं होती है? यह पकी ईंट की तरह लाल रंग की होती है, ये तो सही है। ये बहुत उपजाऊ होती है, नहीं ये उपजाऊ नहीं होती है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। असत्य पूछा गया, बी हो जाएगा। इनमें से किसकी लंबाई अधिक है?
देखिए कृष्णा नदी की लंबाई की बात करें तो 1400 है। कावेरी की अगर हम बात करें तो 800 है। महानदी की अगर हम बात करें तो महानदी की लंबाई 815 है और चंबल का कितना है 995 है। तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा? कृष्णा हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? तो विषुवतीय प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सालों भर यहाँ पे वर्षा होता है और वर्षा होने के कारण यहाँ पे जो है वो आलस ज़्यादा आता है। ठीक है। किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है? ब्रह्मपुत्र का। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछा जाता भारत में तो वो गंगा हो जाता, लेकिन सिर्फ पूछा गया है किस नदी का, तो ब्रह्मपुत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात का कैरा क्षेत्र किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो गुजरात का कैरा क्षेत्र जो है ये बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? वन्यजीव अधिनियम 1972 आपका सही है। प्रोजेक्ट टाइगर ये आपका हो जाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर ये भी आपका सही है। और दिया है प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी सही है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों को शीघ्र निपटान करवाने के लिए स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण किसके अंतर्गत स्थापित किया गया? तो कौन से पंचवर्षीय योजना था? तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। ठीक है। विश्व ओजोन दिवस, जो 16 सितंबर को हम लोग विश्व ओजोन दिवस भी मनाते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उन पदार्थ से संबंधित है जो ओजोन परत को कमजोर कर। क्या ये सही है स्टेटमेंट? बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंध वियना कन्वेंशन से संबंधित है, ये भी सही है। कथन सही पूछा गया है तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य हाथी के लिए प्रसिद्ध है, सही है। मानस अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? गैंडा के लिए है। गहीर माथा अभ्यारण्य जो है ये आपका समुद्री कछुआ के लिए, और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है बाघ के लिए। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? ए 1 3 4 2। आगे देखते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाना है इसको, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 3 1 2। सबसे पहले आपका हो जाएगा दाजीगम राष्ट्रीय उद्यान, फिर हो जाएगा बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, फिर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है वो पहला राज्य केरल बना है। कौन बना है? केरल। केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया? तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, संजय अग्रवाल समिति, याद रखिएगा। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब नीदरलैंड ने जीता। किसको हराकर? अर्जेंटीना को हराकर नीदरलैंड ने जीत लिया। बाद्रा ए जोफ 18 जुलाई 2022 से भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। वह किस देश के उपराष्ट्रपति हैं? तो बाद्रा ए जोफ जो हैं ये गाम्बिया के उपराष्ट्रपति हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए अपने स्वयं कर्तव्यों के अलावा उसे नियुक्त किया गया है ला गणेशन को। अब यहाँ से आता है आपका मैथ और रीजनिंग। इसका हम आंसर बताते हैं, आप लोग आंसर कर लीजिएगा। देखिए 76 का आंसर आपका बी हो जाएगा, और 77 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 77 का डी हो जाएगा, 78 का बी हो जाएगा, और 79 क्वेश्चन यहाँ है आपका, और 79 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, और 80 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 81 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ए हो जाएगा, और 82 नंबर देखिए, 82 नंबर का आपका सी हो जाएगा। 83 का क्या हो जाएगा? तो 83 का आपका ए हो जाएगा, 83 का ए हो जाएगा, ए 36,800। और 84 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 84 का भी ए हो जाएगा। 85 का बी हो जाएगा, 85 का, एक मिनट नीचे करते हैं, 85 का बी हो जाएगा। 86 के देखिए क्वेश्चन, 86 में आपका बी हो जाएगा आंसर, बी। 87 देखिए, 87 का आंसर सी होगा।
88 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और 89 का भी आंसर आपका हो जाएगा ए, 89 का ए हो जाएगा। और 90 का आंसर आपका डी हो जाएगा। 90 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी। 91 नंबर पे आइए, तो 91 जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका सी होगा। 92 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा, 24,000। और 93 नंबर प्रश्न का आंसर ए है, 94 का भी ए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 95 की ओर। 95 का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 95 का सी हो जाएगा। और 96 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 97 का भी ए है आंसर। 98 का देखिए, तो 98 का आंसर आपका बी होगा। 98 का आंसर आपका हो जाएगा, 1 मिनट, 98 का ए हो जाएगा, 98 का ए। और 99 का सी हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। 101 का सी हो जाएगा। 102 का क्या हो जाएगा, डी। और 103 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। और 104 का भी आपका हो जाएगा सी, सरीसृप, सरीसृप। 105 का भी सी ही होगा। और 106 का ए हो जाएगा, 6 का ए हो जाएगा। 107 का जो है बी है, 107 का क्या है, बी है। 108 की बात करें तो 108 में आपका ए हो जाएगा। और 109 में यहाँ पे आपका ये पिक्चर से पहचानने वाला है इसको साइन देख के, तो 109 का जो आंसर होगा ना वो ए हो जाएगा, 24। और 10 का ए हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 111 का डी हो जाएगा। और 112 की अगर हम बात करें तो बी हो जाएगा। 113 का क्या है, डी है 113 का। 114 इधर देखिए, क्वेश्चन लंबा है, इसे पढ़िएगा आप लोग ध्यान से। और 14 का बी है आंसर। 115 का क्या होगा, तो 115 का बी है, 115 का भी बी है। और 116 का भी बी है, रविवार। 117 में भी सी हो जाएगा आपका। और 118 का आंसर ए हो जाएगा, 118 का ए है। 119 का सी हो जाएगा आंसर, सी उत्तर पश्चिम। और 120 का बी है। 121 में देखिए ए हो जाएगा आंसर, इधर आना पड़ेगा, ए है आंसर इसका। और 122 का आंसर जो है छोटा करेंगे तभी आप लोग देख पाइएगा, क्वेश्चन काफ़ी लंबा है। 122 का भी आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और 123 में देखिए 123 का भी ए हो जाएगा। 124 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 124 का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। 125 में देखिए आंसर 125 का जो होगा वो आपका हो जाएगा बी। और 126 का क्या होगा, 126 का डी हो जाएगा फ्रेंड्स, डी हो जाएगा। 127 का आपका आंसर डी होगा, 127 का भी डी होगा। और 128 जो है 128 का भी डी हो जाएगा। 129 का बी हो जाएगा। और यहाँ पे वेन आरेख आपको देखना है। और 130 नंबर प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा और इसका भी आंसर बी हो जाएगा, 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 131 से 135 प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा इस स्टेटमेंट को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो 131 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए इसका आपका आंसर बी हो जाएगा, 2। और 132 का जो है ये हो जाएगा ए। 133 का आंसर आपका डी हो जाएगा। और 134 का क्या होगा, तो 134 का बी हो जाएगा, भी एस। 135 का सी हो जाएगा, 135 का सी। अब यहाँ 136 से 40 आपका प्रश्न सही होगा इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, तो इसे भी ध्यान से पढ़िएगा। इसका आंसर बी होगा। 136 का क्या होगा, बी। 137 का आपका सी हो जाएगा। और 138 का डी हो जाएगा, 138 का डी हो जाएगा। 139 का ए हो जाएगा। ठीक है, और 140 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 140 का।
अब यहाँ पे 141 से 145 आपका इस स्टेटमेंट से सॉल्व होने वाला है, ठीक है। 141 से 145, तो 141 का आंसर आपका डी हो जाएगा। 141 का आंसर आपका डी होगा और 142 का ए होगा। आगे देखिए, 143 नंबर प्रश्न का आंसर बी है और 144 का सी है। 145 का आपका सी है आंसर और 146 का क्या होगा, 146 का भी सी है। उसके बाद 147 का आपका हो जाएगा, 147 का बी है, बी। और 148 का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा आपका, 148 का सी। एंड लास्ट प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बी। तो ये 150 प्रश्न था फ्रेंड्स, जिसको समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पे हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।